दरवाजे बजना, खुद से पंखे चल रहे हैं, एसी ऑन हो रहा है, टीवी बंद हो रहा है, सोए होते हैं तो हमें लगता है हमारे ऊपर कोई बॉडी आती है, वो इंजेक्ट होने की कोशिश करती है। जिन्नात ने मेरा सारा पेट्रोल पी लिया गाड़ी का। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे रेहान हैदर कहते हैं और आप हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं डिवाइन हब। हमारे साथ मौजूद है मिस सहरिश। सोशल मीडिया पर बहुत ही मशहूर है, वायरल है। वायरल होने की वजह जो है वो इनका कहना है कि मेरे साथ 20 साल पुराना जिन है। आज की इस वीडियो में जानेंगे जिन्नात के मुतालिक जो भी सवालात हैं या इबहाम हैं और दूर करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस कैसी हैं? मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का। मिस बताइएगा, खासी वायरल हैं आप सोशल मीडिया पर जिन्नात को लेकर, तो ये क्या कहानी है वो 20 साल पुराने जिन की? जिन्नात बेसिकली देखें ये तो बहुत बड़ी हकीकत है, लेकिन आप पहली बात तो ये, मैं अक्सर अपनी वीडियो में इस बात का जिक्र करती हूँ कि आप तो एक्सेप्ट नहीं करते पहले इन चीज़ों को, लेकिन मैंने इसको स्टार्ट से ही एक्सेप्ट किया था। अच्छा। क्योंकि जब आपके साथ गैर मामूली वाक़यात होते हैं जो नॉर्मली इंसानों के साथ नहीं होते, तो आपके साथ हो रहे होते हैं, इट मीन्स कि कोई अनयूजुअल पावर है जो आपके साथ चलती है। जैसे कि मैं कई बार बता चुकी हूँ कि मेरी गाड़ी को मैं अगर 20 या 30 स्पीड है तो वो उस पर भी उड़ रही होती थी कि इतनी हाईली स्पीड। अब मैंने गाड़ियाँ काफ़ी चेंज की, शायद मैकेनिकल इशू है इनको। अच्छा। लेकिन तब भी वो गाड़ी जब भी मैं उसको रन करती हूँ तो वो उड़ती थी। तो फिर वो फोर्स पहले मुझे वार्न करती थी, वो जो नेगेटिव एनर्जीज थी जिसको हम जिन्नात कहते हैं, वो पहले वार्न करती थी, उसके बाद वो अटैक करती थी। ठीक है। खून के छींटे आना, घर में काली बिल्ली का आ जाना। अच्छा। ठीक है, ये तो इतनी कॉमन चीज़ें थी। दरवाजे बजना, खुद से पंखे चल रहे हैं, एसी ऑन हो रहा है, टीवी बंद हो रहा है। तो ये सिर्फ मुझे ही चीज़ें एक्सपोज नहीं होती थी, जो लोग विजिट करते थे हमारे घर आते थे उनको भी ये चीज़ें वाज़ह तौर पे फील होती थी कि अगर मैं किसी को बताती हूँ कि ये चीज़ें होती हैं तो वो प्रैक्टिकली होती थी। गैराज में गाड़ी खड़ी है तो उसका हॉर्न खुद बजता था और लाइटें खुद ही ऑन ये ऑफ कब होती का थी। वाकया है जब ये सब कुछ हो रहा था आपके साथ? ये बहुत टाइम पहले, बीइंग स्टूडेंट, जब मैं हॉस्टल में रही तब भी ये चीज़ें होती रही, और जब मैं उससे पहले अपने स्कूल में स्टडी कर रही थी तब भी ये चीज़ें फील होती थी। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप आते हैं ना, जब खुद से इन चीज़ों को मेच्योर लेवल पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तकरीबन ये 18-20 साल पहले। नहीं तो मिस देखिएगा, वहम भी तो हो सकता है, आपने किसी को बताया नहीं? मैंने पहली दफ़ा बताया था अपनी मदर को जब मैं हॉस्टल में गई थी, क्योंकि जिसको बोलते हैं ना हम नॉर्मली, हमारे यहाँ एक बड़ी वो साइंटिफिक टर्म यूज़ करते हैं, स्लीप पैरालाइज। हम सोए होते हैं तो हमें लगता है हमारे ऊपर कोई बॉडी आती है, वो इंजेक्ट होने की कोशिश करती है। ये फर्स्ट टाइम जब मैं हॉस्टल में गई और मुझे फील हुआ मगरिब के टाइम पे कि मुझे लगा जैसे ना मुझे किसी चीज़ ने झगड़ ली है और वो जैसे आपके अंदर जाने की कोशिश कर रही है। एट दिस स्पॉट आप बिल्कुल भी जब आपका बैकग्राउंड भी ऐसा ना हो जो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। आपको पता है अगर सपोज हमारे सामने भी कोई चीज़ आ जाए ना, तो हम उसको ज़हनी तौर पर उस वक्त नहीं एक्सेप्ट करते कि ये जिन्नात होंगे। अच्छा। नहीं करते। अब हमारे घर में जेट ब्लैक बिल्ली आती थी। अब बीइंग नॉलेज मुझे पता है कि उस बिल्ली का क्या पर्पज़ है आपके घर में, जबकि वो आपकी कोई चीज़ भी नहीं खा रही, दूध भी नहीं पी रही, आपको नुकसान भी नहीं दे रही, और स्पेसिफिक टाइम पे आती है और वैसे बिहेव करती है कि जैसे कोई, जैसे ह्यूमन बीइंग बिहेव करते हैं। लाइक सपोज अगर अपने पंजों से वो चढ़ जाती है, कहीं पे भी दीवार पे चढ़ जाती है। वो तो नॉर्मली बिल्लियां चढ़ी जाती हैं। नहीं, उस तरह से दीवार पे नहीं चढ़ती। अगर आपके घर में अगर बिल्ली है तो क्या वो बेड पे बिल्कुल भी जैसे एक छोटा बच्चा जैसे क्रॉल करता है, क्रॉलिंग नहीं करता, जैसे वो बिल्कुल चिपक जाता कहीं पे नहीं। नॉर्मली बिल्लियां ऐसा बिहेव नहीं करती, उनकी साइकोलॉजी। लेकिन उसको हमने इग्नोर किया। घर से पैसों का गायब होना, चोरी होना, बंद दराजों में से चीज़ों का गायब हो जाना, ये सारी इग्नोर की एक टाइम तक। लेकिन जब मैं हॉस्टल लाइफ में, जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में गई ना, तब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, तब फर्स्ट टाइम जब मैं एंटर हुई, मैंने आपको बताया, तब मुझे पहली बार डर लगा। मुझे लगा कि नहीं, कोई ना एनर्जी है जो इस कमरे में है। लेकिन आप जब इतने ज़्यादा लोगों में रह रहे होते हैं हॉस्टल लाइफ में, आपको पता है कमरे में आपके पास ज़्यादा बंकर्स थे ऊपर नीचे, सिर्फ वो चीज़ मुझे ही क्यों रियलाइज़ होती थी, क्योंकि आपके साथ भी एक एनर्जी थी और उस कमरे में भी एक एनर्जी थी। बेसिकली वो उनकी एक थी, इंट्रैक्शन थी। अच्छा। उसकी वजह से, क्योंकि जो ही मैं यूनिवर्सिटी जाती थी नॉर्मल रहती थी, जो ही यूनिवर्सिटी की तरफ मैं जाती थी ना, तो मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती, मेरे जिस्म पे ना बोझ आना शुरू हो जाता था। आप कह रहे हैं ना कि आप इस चीज़ पे बिलीव कैसे करते हैं। आप को जब डेली एक डिफरेंस फील हो रहा है, जब आप जाते हो यूनिवर्सिटी आपको कुछ नहीं है, लेकिन जब वापस आते हो
तो आपके जिस्म पे वजन आना शुरू हो जाता है। और इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते स्पेसिफिक टाइम कि एक लोकेशन की तरफ जाते हुए आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। तो वो फिर उस कमरे में भी घुंघरूं की आवाज़ें आना शुरू हो गई। अच्छा। एट स्पेसिफिक रात के 2 बजे टैप चलना शुरू हो गई। मतलब हमने फिल्मों में ऐसी चीजें देखी होंगी आपने? लॉजिकली नहीं, मैंने लॉजिकली इसको एक्सेप्ट नहीं किया फ़ौरन से। हमने क्या किया, टैप को टाई कर दिया, टैप को टाई कर दिया, उसको यूज़ करना छोड़ दिया, लेकिन वो फिर भी पानी गिरने की आवाज़ आती थी और उससे मेरी आंख खुल जाती थी। अब इतने सारे लोगों में से मेरी ही आंख क्यों खुलती थी स्पेसिफिक टाइम में? वो चीज़, वो जिन्नात अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते थे। ये आपको ही क्यों एहसास दिलवा रहे थे? क्योंकि एक एनर्जी मेरे साथ थी जिन्नात की। फिर आपने जैसे बोला आपने किसी को बताया नहीं, मैंने अपनी मदर को बताया। तो उन्होंने फिर वो एक, जैसे हमारे यहाँ मदर्स का वो एक टिपिकल सिस्टम है कि उन्होंने जाके एक मौलवी साहब से डिस्कस किया। तो उन्होंने डायग्नोस किया कि ये जिस जगह पे रह रही है वहाँ पे असरात हैं, लेकिन उनको मेरी एनर्जी नज़र नहीं आई। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं एक आमिल है हमारे बड़े फेमस हैं, उनके पास मैंने विज़िट किया तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके साथ कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी एनर्जी नहीं है। हालांकि उनके पास जाते जाते ही उन जिन्नात ने मेरा सारा पेट्रोल पी लिया गाड़ी का। अच्छा। और मुझे लगा शायद वो कहीं पे लीक कर गया। मैंने कॉल किया, ये जो आपके हमारे पेट्रोलियम वाले होते हैं उसको मैंने रीफिल कराया अगेन, और वो 10 मिनट भी नहीं चली और सुई उसकी 0 पे। अगेन वो 0 पे। अब एकदम से, अब थोड़े से रास्ते में आपका कितना को लीक हो सकता है, वो भी उसको डायग्नोस नहीं कर पाए कि ये जिन्नात हैं। लेकिन क्योंकि सम टाइम मैं ये लोगों की अवेयरनेस के लिए बात बताने लगी हूँ, सम टाइम ऐसा होता है कि आपके साथ चीज़ें हो रही होती हैं लेकिन आपको डायग्नोस नहीं होता, क्योंकि उन जो आपके साथ जिन्नात होते हैं वो आमिल होते हैं। अगर कोई पढ़ता है आपके लिए, वो उसका तोड़ फोड़न कर देते हैं, वो रहते अच्छा, उधर ही। जिन्नात खुद भी अमल करते हैं? खुद भी अमल होते हैं। वो आपके लिए कोई पढ़ा है और वो अमल जिन्नात कभी भी हाजिर नहीं होते। अच्छा, आजकल तो आप खुद भी मुआलिज हैं, अमलियात करती हैं, वज़ाइफ बताती हैं, तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को कैसे पता चलेगा कि मेरे साथ कुछ असरात हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रही है? क्या ये अनयूजुअल एक्टिविटीज़ देख के? नहीं, ज़रूरी नहीं। फिर क्योंकि अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हर एक के साथ नहीं होंगी, तो फिर क्या आप सारी ज़िंदगी जादू जिन्नात के साथ ही गुजार देंगे? कि आप वेट करते रहेंगे कि वो एक्टिविटीज़ आपके साथ हों, फिर आप डायग्नोस करोगे? लेट्स सपोज, जैसे मिसाल के तौर पर लोगों को समझाने की गर्ज से मेरे साथ कुछ है या नहीं, आप बताएं कैसे पता चलेगा? आपको ऐसे पता चलेगा, सपोज अगर आपके साथ जो एक्टिविटीज़ नहीं हो रही लेकिन आपके साथ नेगेटिव एनर्जीज हैं, जब आप कुरान पाक पढ़ेंगे तो उन चीज़ों को तकलीफ होती है, वो आपका जिस्म जकड़ लेती है, आपके कंधों पे वजन आना शुरू हो जाता है, आपको जुमाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं, आपको नींद आ जाती है, क्योंकि वो कोशिश करेंगे कि आपको पढ़ने ना दे, आपका वजू नहीं रहने देती वो चीज़ें। तो जब डेली पे ये प्रैक्टिस होती है ना आपके साथ इन चीज़ों की, तो फिर आप समझ जाएं कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको उस तरफ, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करनी नहीं। और अगर ऐसा कुछ ना हो तो फिर कुछ नहीं है? नहीं है, फिर नहीं है, फिर आप वहम नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप नॉर्मल रूटीन में एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और आपके साथ ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा कि आपके घर से कपड़े गायब हो रहे हैं, लोग जो हमारे पास हंड्रेड्स फीमेल हैं जो कॉल करती हैं, तो वो जो कॉमन इश्यूज है ना, जादू के, जिन्नात के, नजरे बद के, इन तीनों के सेपरेट इफेक्ट्स हैं, इनके सिम्टम्स हैं, ये बाकायदा आते हैं। जादू ज़्यादा मरीज़ को ख्वाब भी आते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप फ़ौरन से आपकी कोई एक चीज़ हो, आपके नहीं जादू है, जिन्नात है, ये नजरे बद है। और वो लोग बड़ा अच्छा करते हैं जो फ़ौरन से इस चीज़ को एक्सेप्ट करते भी नहीं हैं, उनको रिसर्च करनी भी लेनी चाहिए कि इसका, अब जैसे बोला आपने कि कपड़े गायब हो जाते हैं, आपके बालों का उतरना भी है। अब हम कहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें कि ये मेडिकल इशू है? हमें समटाइम ना मेंटल इशू भी होता है, साइकोलॉजिकल भी इश्यूज होते हैं, ठीक है, और रूहानी इश्यूज भी होते हैं। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी कि हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें। लेकिन जब हमें इश्यूज होते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ ट्रेंड क्या है कॉमन सा, वो ये है कि जब भी हमें कोई बीमारी होती है, कोई भी इश्यूज ऐसे होते हैं ना, हम सबसे पहले फिजिशियन के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन हम रूहानी मालिज के पास नहीं जाते। अच्छा। अब गोरे जो हैं फॉरनर्स, उनको कोई भी इशू होता है वो सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है, वो डॉक्टर फिजिशियन के पास नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है अगर उनको बुखार हुआ है या उनको कोई इशू हुआ है, मीन्स कि उनको मेंटली टायरसम कुछ हुआ है, कुछ थक गए, वो पहले उसको चेक कराते हैं, उसके बाद उनको लगता है नहीं, वो उसको रिकमेंड करेगा फिजिशियन, वो फिर जाएगा हमारे। लेकिन वो तो रूहानी नॉलेज को नहीं मानते, हम तो मानते हैं। क्योंकि आज भी देखें, हमारी जो नानियाँ दादियाँ हैं, बच्चा भी थोड़ा सा भी बीमार होता है, बुखार भी होता है, वो दम करती हैं। इट मीन्स कि उनके बिलीव्स हैं
कि ये चीज़ होती है। अच्छा, रूहानी इलाज करने का फ़ायदा आपको क्या होता है, आपको एक अच्छा फिजिशियन भी मिल जाता है। अच्छा। सपोज अगर आपको नहीं पता कि आपको रूहानी मसला है या आपको मेडिकली मसला है, लेकिन अब जब रूहानी इलाज की तरफ जाते हैं, डायग्नोस कराते हैं ना, तो उसमें आता है कि आपको इलाज कराना सुन्नत है, आप फिजिशियन के पास जाएं। लेकिन एटलीस्ट आपको अगर जादू का मरीज़ अगर डॉक्टर के पास जाता है ना, सिर्फ अपना पैसा ज़ाया करके आता है। जो मुझे अभी तक सिखाया है हमारे बुजुर्गों ने, जो मैंने एक्सपीरियंस किया प्रैक्टिकली हुआ है, उस बंदे के को ना अच्छा नॉलेज मिलता है, ना उसको उसकी मेडिसिन में असर होता है। लेकिन अगर आप इलाज के साथ चलते हैं या रहनुमाई लेते हैं ना, रहनुमाई, तो आपकी एक मदद भी होती है, रूहानी मदद होती है, जिससे आपको फिजिशियन भी ऐसा मिल जाता है आपको, क्योंकि दोनों इश्यूज भी हो सकते हैं। दोनों इश्यूज भी हो सकते हैं। तो लास्ट पे ये बता दीजिएगा, अगर किसी को प्रॉब्लम चल रही हो तो क्या इसका हल है? खुद कोई वजीफा कर सकते हैं, कोई विर्द कर सकते हैं, कोई कलाम इलाही से मदद ले सकते हैं? इसका तो बिल्कुल जवाब फिर यही हुआ ना कि आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं। सेल्फ मेडिकेशन कैसे कर सकते हैं? अच्छा, आपको दर्द है, तो क्या आप, अब सर में दर्द है, पेट में दर्द है, आप एक दवाई नहीं खाते। अब जो लोग कॉमनली मेडिसिन यूज़ करते हैं, बास्कोपान भी लेते हैं, हम कोई भी डिस्पेन ले लेते हैं, तो क्या दोनों के इफेक्ट सेम होते हैं? नहीं। आप कभी भी यूज़ नहीं करते। अगर आपको सपोज अगर आप ट्रीटमेंट के तौर पे कोई पढ़ाई करना चाह रहे हैं ना, आपको लगता है आपको काम रुका हुआ है, आपको लगता है आपका रिजल्ट आना है या आप शादी का, तो आप क्या करते हैं, कुरान खोलते हैं, उनमें से कोई भी एक सूरत किसी से सुनते हैं या किसी ने बताया, किसी ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। देखिए, हर एक का रूहानी मामला डिफरेंट होता है। हो सकता है किसी की बंदिश होती है, उसने वो पढ़ाई की, उसकी पढ़ाई चल गई, ये तुक्का लगाते हैं लोग, क्लिक करता है। आपकी पढ़ाई आपके मसले के साथ कंपैटिबल नहीं होगी तो आपका मसला हल नहीं होता। कैसे पता चलेगा कंपैटिबल है? आप कंपैटिबल कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? आप खुद से कैसे? अब जब तक मैं किसी फिजिशियन के पास नहीं जाऊंगी, डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, मुझे वो स्कैन नहीं करेगा, मेरा एक्सरे नहीं करेगा, तो मुझे कैसे बताएगा कि मुझे कहाँ पे दर्द है, मुझे कौन सी पेन किलर लेनी है, या मुझे या मुझे इंजेक्शन लेना है, या मुझे ऑपरेट करवाना है, या मुझे मेडिसिन लेनी है? आप कैसे खुद से अपना ट्रीटमेंट करके कोई भी एक कुरान पाक की सूरत पकड़ेंगे या कोई आयत पकड़ेंगे, उसका विर्द करेंगे, कितने दिन करेंगे, कौन सी जगह होगी, क्या उस पढ़ाई का कोई नफल है, कोई उसकी न्याज है, कोई उसका सदका होता है, ये पूरा एक पैकेज होता है। ठीक है, अब उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं और सारी ज़िंदगी हम सिर्फ, फिर हमारी अगर हमारी पढ़ाई और हमारी नीयत किसी एक जगह पे नहीं जा रही और वो कंपैटिबल नहीं है, तो वो घूमती है। और एक टाइम आता है कि मैं आपको ये बता रही हूँ, ये लोग जो है सुन रहे हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करेंगे कि सम टाइम एक ऐसा होता है कि हम वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, मायूस हो जाते हैं कि इससे नहीं होता। तो इससे बेहतर है कि आप रहनुमाई लें, एक स्पेसिफिक टाइम तक एक पढ़ाई को करना चाहिए, क्योंकि उस पढ़ाई के कलाम की एक महलूक आती है, उसकी एक ज़कात होती है, उसकी अदायगी होती है, उसकी जगह होती है। क्यों आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, पढ़ाई भूल जाते हैं, पढ़ाई में सो जाते हैं, या पढ़ाई की आप का एक बोझ लेते हैं? जब आप किसी की रहनुमाई लेते हैं तो बोझ नहीं आता। तो जब आपसे कोई रहनुमाई लेने के लिए आता है, जैसे आपका नंबर हम स्क्रीन पर चला देंगे आपकी इजाज़त से, तो कोई फ़ीस वगैरह भी लेती हैं आप? फ़ीस नहीं होती बेसिकली। वो जब आप देखें, सपोज अगर नॉर्मली ऐसा हमारी तो रूटीन में एक चीज़ है, सपोज किसी के साथ जिन्नात है, तो जिन्नात की रिक्वायरमेंट होती है, सम टाइम उनको उनकी खुराक मिठाई है, नहीं, तो मिस ये तो वही टिपिकल वो जो बाबे होते हैं, जादू टूने, तावीज़ गंडे वाले, ये तो टिपिकल वही नहीं हो गया कि हांडी देनी है हमने, नहीं हांडी या सदका देना है, या मतलब? अच्छा, आप डॉक्टर के पास जाते हैं जी, ठीक है, डॉक्टर आपको मेडिसिन नहीं देता? डेफिनेटली डॉक्टर देता है मेडिसिन। आप उसकी मेडिसिन जो है वो लेते हैं, आप इंजेक्शन भी लेते हैं, उसमें ड्रिप भी लगवाते हैं, ऑपरेट भी कराते हैं। अब जब तक उसको स्कैन नहीं करेंगे, रूहानी तौर पे चेक नहीं करेंगे, आया उसको सिर्फ पढ़ाई देनी है। वो तो साइंटिफिकली चीजें हैं, जब चूंकि साइंटिफिकली जब हम देखते हैं कि 2 + 2 4 ही आना है हमेशा। नहीं ऐसा नहीं होता। मैं बताती हूँ, आपके सामने एक मरीज है, सबका डिफरेंट है। अच्छा। किसी को सिर्फ पढ़ाई आती है, उसको पढ़ाई दे देते हैं और उतने दिन के लिए, और वो फील करता है, उसको पहली दफा पढ़ के फील होगा डिफरेंस कि उसको जैसे दवाई देते हैं। उसी तरफ जा रहा हूँ, डॉक्टर जो मेडिसिन देता है वो तो 2 + 2 4 ही है, लेकिन आप जो करते हैं वो तो हर मरीज का डिफरेंट होता है। किसी को पढ़ाई आएगी, किसी को सपोज उसी वक्त आ जाता है। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि अक्सर लोग ये भी मतलब सवालात करते हुए नजर आते हैं, या इस बात का भी हमें शिकार नजर आते हैं कि भाई हमारे यहाँ स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया, पैसे चले गए, ब्लॉक कर दिया। मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अगर देखें हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आपसे कोई राब्ता करता है तो उसके साथ कोई स्कैम वगैरह तो नहीं ना होगा? स्कैम ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे आपने बताया डिफरेंस के मेडिकली में होता है। अब आप जब मरीज को डायग्नोस तो करोगे ना, तब उसको बताओगे तो सही आपने काली दाल का सदका देना है, उसको बताओगे तो सही ना। अब हर बंदे ने काली दाल का सदका नहीं देना, हम फिर उसको उसकी वीडियो कॉल पे ही जो है गोश्त का सदका देना है। उसको बुलाते हैं कि अपने घर में चीज़ लाओ, ये
फिर वार के उसको फेंकते हैं, तरीका है ना कि उसको वो तो ठीक है, मैं नफरत ये चाह रहा हूँ कि आपको मतलब आपके साथ जो क्या ठीक है। कंपनसेट करेगा, क्या सही, मामला होंगे, ये मैं जानना चाह रहा हूँ ताकि लोगों को आप क्लियर हो जाए। देखिए सबसे पहले तो ये है कि इस्ताहारा हम फ्री करते हैं, इस्तिखारा फ्री करते हैं, बिल्कुल। उसको पहले पता तो हो ना उसको है क्या, वो कैसे ट्रीटमेंट कराएगा, ठीक है। ठीक है। फिर उसको कभी ये फोर्स नहीं किया जाता कि हम ही इलाज करेंगे उसका। आप बता दें कि कहीं से भी करवा लो, कहीं से भी करा लो, वो तो कॉमनली कहते हैं कि आप इलाज कहीं से भी कराओ, लेकिन कहीं से धोखा नहीं खाना, और एटलीस्ट पहले देख तो लो आपके साथ मसला है भी है कि नहीं, आपको इशू क्या है, जादू का है, नजर बद का है, जिन्नात का है, या आपको नफसियाती मसला भी होता है सब। नफ्सियाती मसला भी होता है, तो इसमें ये है कि आप पूरी ईमानदारी के साथ यस सारे मामला लेके चलती हैं। डन हो गया जी। नाज़रीन, गुफ्तगू जानी आपने बात कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ से कहाँ आ गई, तो कमेंट सेक्शन में भी कहा कि अगर आपको भी कोई मसला है या आपको लगता है कि मसला है, आपके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और रहनुमाई ले सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।